Hello everyone, my name is Shalini Sharma. Welcome back to my channel Learn with Shalini. So the topic of the day is chapter 1st of history, class 7, the medieval years and its sources. Let's begin with the chapter. So let's start. So introduction of this chapter. In India, the medieval period stretches from thousands of the years. Okay. So children, I hope you know that the time period of Indian history is divided into three periods, or you can say that three phases. Okay. Ancient history, or you can say ancient period, then medieval history, then the last one is the modern history or modern period. Okay. So in class 6 you have read about the ancient history. Okay, in class 7 you will learn about the medieval period of the Indian history, and in class 8 you will learn about the modern period of the Indian history. Okay, so अभी हम class 7 में है, तो इस class 7 में हम medieval जो history है, जो medieval जो history का यानी कि Indian history का जो medieval period है, उसमें जो events हुए थे, historical events जो हुए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, so it began in 800 CE and continued till 1800 CE. ओके, सो जो मिडाइवल पीरियड का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम है, ओके, वो क्या है 800 CE, ठीक है, टू 1800 CE का जो टाइम पीरियड है वो आपका मिडाइवल पीरियड का है इन द इंडियन हिस्ट्री. ओके, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. अब जो आपका मिडाइवल पीरियड है वो फर्दर टू फेजेस में डिवाइडेड है. ओके, फर्स्ट इज द अर्ली मिडाइवल पीरियड, जिसका टाइम पीरियड क्या है 800 टू 1200 CE. ओके, अब ये जो आपका अर्ली मिडाइवल पीरियड है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, या फिर ये पीरियड किन इवेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो इट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज लाइक पलास, राजपूत्स, राष्ट्रकूट्स एंड द चोलास. ओके, सो ये जो उस समय की जो प्रोमिनेंट डायनेस्टीज है इंडिया की, उसके बारे में हम इस पीरियड में पढ़ते हैं. ओके, देन द सेकेंड वन इज द लेट मिडाइवल पीरियड, दैट इज फ्रॉम 1300 टू 1800 CE. ओके, इट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट्स ब्रॉट बाय द रूल ऑफ अफगान्स, टर्क्स एंड द मुगल्स. ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रन जो वो टाइम पीरियड 1300 से लेके 1800 के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसमें जो हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स आए थे, किसके आने से, फ्रॉम द अराइवल, और यू कैन से दैट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स हम कह सकते हैं, या जो फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन इन्वेजन्स जो इंडिया में, जैसे कि रूल ऑफ अफगान्स, अफगानी आए थे, देन टर्कीज़ आए थे, उसके बाद में आपको पता है ये मुगल एम्पायर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है हम कह सकते हैं मिडाइवल हिस्ट्री का. ठीक है, सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो हमारे लेट मिडाइवल पीरियड में हुए थे. ओके, सो आई होप दिस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. सो क्लास 8 में, sorry, in class 7 you will study about these things. Okay, these two periods, and in class 8 you will study about the modern period, that means मुगल एम्पायर के बाद में जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो वो सारा जो टाइम पीरियड है वो हम क्लास 8 में पढ़ेंगे. ओके, सो आप आई होप यू आर सीइंग दिस कि एक सीक्वेंस से क्या है हमारी हिस्ट्री का, जो है हम हर क्लास में, हर ग्रेड में एक सीक्वेंस से हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं. ओके, नाउ डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया. देखो, जैसे कि आपको पता ही है, जैसे जो हमारा नेम है, एक हमारे घर में भी निक नेम होता है, देन वी हैव ऑफिशियल नेम दैट इज़ यूज्ड इन आर स्कूल. ओके, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें अलग अलग नेम से बुलाते हैं, कुछ हमारे बाकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो भी हमें कुछ अलग नेम से बुलाते हैं. तो सेम ऐसे ही जो इंडिया हमारा कंट्री है, तो मिडाइवल पीरियड में इंडिया को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नेम से बुलाया था. ठीक है, सो डिफरेंट नेम्स, हम इंडिया के जो डिफरेंट नेम्स है जो मिडाइवल पीरियड में यूज़ हुए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या नेम्स थे, इंडिया के क्या क्या डिफरेंट नेम्स थे. ओके, दैट विल डिस्कस हियर. ओके, सो अक्रॉस एजेस India has referred to by different names. Okay, the more famous among these names are listed below. Okay, so कुछ important हम कह सकते हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा famous जो names है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहला है आपका जम्बू द्वीप. ओके, जम्बू द्वीप जो है that is mentioned in ancient Buddhist text
एंड पुराण्स। ओके, सो जम्बू द्वीप, द्वीप मतलब क्या होता है, आइलैंड। आपको पता है ये इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, 3 साइड्स इसके क्या है, वाटर है, तो उस वजह से इसका नाम जो है वो जम्बू द्वीप भी इंडिया को कहा जाता है। ठीक है, मेंशन इन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड द पुराण्स। ओके, सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इंडिया को जम्बू द्वीप करके हम कह सकते हैं कॉल किया है या उसको ये नेम दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज भारतवर्ष। भारतवर्ष देखो, वर्ष का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से देश होता है। ठीक है, कंट्री वॉज सो नेम्ड आफ्टर द भरत ट्राइब दैट एग्जिस्टेड इन द ऋग वैदिक टाइम्स। ओके, सो ऋग वैदिक टाइप में जो भरत जो ट्राइब थी जो उस समय एग्जिस्ट करती थी, तो उन्होंने इस कंट्री को, इंडिया को भारतवर्ष कहा। ठीक है, नाउ द आर्यवर्त। आर्यवर्त का मतलब क्या होता है, द लैंड ऑफ आर्यंस। आपको पता है ये आर्यंस आए थे इंडिया में, सेंट्रल एशिया से आके इंडिया में यहाँ पे सेटल्ड हुए थे। सो दैट इज वाई जहाँ पे आर्यंस रहे थे उसको उन्होंने क्या बोला, आर्यवर्त। ओके, दिस नेम गिवन अराउंड 150 BCE टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। आपको पता ही है जब आर्यंस आए थे तब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया यानी कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है जहाँ पे गंगा यमुना का दोआ पे, वहाँ पे आके आर्यन सेटल्ड हुए थे, क्योंकि वाटर की वजह से क्या होता है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो कोई भी किंगडम जो इमर्ज होते हैं वो वाटर के पास ही इमर्ज होते हैं। ठीक है, तो जब वो आए थे इंडिया तो वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही सेटल हुए थे, तो उन्होंने इंडिया को क्या बोला, आर्यवर्त। ओके, देन द चाइनीज वर्ड हम कह सकते हैं दैट इज यूज फॉर इंडिया बाय चाइनीज पीपल, दैट इज टीन चू एंड यीन टू। ओके, यूज बाय चाइनीज पीपल। नाउ फर्दर और भी कुछ नेम्स है इंडिया के लिए, दैट इज हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आपने सुना है, बहुत फेमिलियर वर्ड है। बाकी सारे वर्ड जो है वो थोड़े से एंशिएंट या ट्रेडिशनल नेम्स हैं जो वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान वर्ड हम कई बार यूज़ करते हैं। हिंदी में हम यूजुअली कई बार भारत या हिंदुस्तान भी यूज़ करते हैं इंडिया के लिए। ओके, नाउ हिंदुस्तान, दिस नेम डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंदस और इंदोस। आपको पता है ये इंदस रिवर, इंदस वैली सिविलाइजेशन जो है यहाँ पे इंडिया में डेवलप हुई थी। वैसे पाकिस्तान और में बलूचिस्तान में भी उसके कुछ एरियाज है। सो इंदस रिवर की वजह से भी इसको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ हिंद, हिंद यूज्ड बाय द अरब्स। अरब जो लोग थे, ठीक है, अरबिक जो लोग थे, उन्होंने इंडिया के लिए हिंद वर्ड यूज किया था। ओके, नाउ इंडिया, इंडिया जो है दैट इज यूज बाय ब्रिटिश। इंडिया एक इंग्लिश नेम है, इसलिए हम यूजुअली हिंदी की जो बुक्स होती है वहाँ पे हम भारत शब्द पढ़ते हैं, ना कि इंडिया, और इंग्लिश वाली बुक्स में हम इंडिया वर्ड को देखते हैं। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया जो नेम है, इंग्लिश नेम भारत का जो है, वो ब्रिटिशर्स ने इसको यूज किया था। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ द मिडाइवल पीरियड इन इंडिया, यानी कि मिडाइवल पीरियड में देखो चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर है ये आपका जो क्लास 7 में आप जो जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसका एक इंट्रोडक्शन है कि क्लास 7 में इस जो आपका ग्रेड में आप मिडाइवल पीरियड से डील करेंगे, तो मिडाइवल पीरियड में आप किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे आपका जनरल पॉइंट्स दे रखे सारे टॉपिक्स, अब आप इनको चैप्टर वाइज आप इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिडाइवल पीरियड इन इंडिया, दैट इज सबसे पहले आपका स्ट्रगल फॉर द पावर बिटवीन पलास, प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूट्स। ओके, सो क्या है ये छोटे मोटे किंगडम, जब अपने आपको पता है हर्षवर्धन का जब रूल था, वर्धन डायनेस्टी थी, तो हर्षवर्धन के बाद में और छोटे छोटे किंगडम्स उस समय इमर्ज हुए थे, तो उसके समय और भी स्मॉल किंगडम जो इमर्ज हुए थे उसमें से पलास, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूट्स, ये स्मॉल डायनेस्टीज है, क्योंकि उस समय कोई बड़ा किंगडम नहीं था। हर्षवर्धन की हम कह सकते हैं डायनेस्टिक डिक्लाइन के बाद में स्मॉल किंगडम्स इमर्ज हुए, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ इमर्जेंस ऑफ सेवरल राजपूत किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ओके, आपको पता ही है चौहान से या सिसोदिया से जो राजपूत किंगडम्स जो है हमारे यहाँ स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी कि राजस्थान में ही यूजुअली हम कहते हैं राजपूत का ओरिजिन हुआ था, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, देन द अराइवल ऑफ तुर्क्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है इल्तुतमिश, ठीक है, देन कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, रजिया सुल्तान। तो आपने ये वाला जो टाइम पीरियड है पूरा किसका है, दिल्ली सल्तनत का है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है यानी कि नेक्स्ट आगे इसके आगे जो इवेंट्स हम जिनके बारे में इस पे पढ़ेंगे यानी कि अनदर फीचर्स ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री, दैट इज द स्प्रेड ऑफ भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट। चिल्ड्रन, भक्ति और सूफी मूवमेंट क्या है कि भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है वो बेसिकली
लोगों में या फिर सोसाइटी में जो सोशल इवल्स उस समय जो प्रिवेलेंट थे, यानी कि 11th या 8 to 12th सेंचुरी के बीच में ना बेसिकली ये हुए थे, तो उस समय लोगों को भक्ति का मार्ग या डिवोशन या गॉड के टूवर्ड्स लोगों को ले जाने का काम किया, ताकि सोसाइटी में जो भी सोशल इवल्स है या जो सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको एंड किया जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ मूवमेंट्स हुए थे जो आप इसको हम डीपली इसको फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द you can say major event. Okay, now the establishment of the Mughal Empire. आपको पता ही है establishment of the Mughal Empire 1526 में जब बाबर इंडिया आया था, सबसे पहले तो बाबर ने ही सबसे पहले राणा सांगा को हराकर यहाँ पर इंडिया में क्या कहता मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। तो हम पूरा मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। देन द राइज ऑफ मराठाज एंड द सिक्स मराठाज, शिवाजी एंड ऑल। ठीक है, सो ये सारे मराठाज, उसके बाद में मुगल एम्पायर के साथ साथ में मराठा भी अराइज हुए थे। सिख रिलीजन भी उस समय एग्जिस्टेंस में आ गया था। सिख लोग हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, जो 10 गुरुज है सिक्स के। ओके, नाउ इंक्रीज इन द ट्रेड एंड द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडिया। ठीक है, क्योंकि इंडिया से बाहर से काफ़ी सारे लोग आए थे, तो इंडिया के क्या थे, बाकी कंट्री के साथ में ट्रेड रिलेशन जो है वो डेवलप हो गए थे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ से रिलेटेड जो है इंडिया प्रॉस्परस होना तब शुरू हो गया था। ठीक है, और ट्रेड में भी इंक्रीज हो गया था। नाउ अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। ओके, यूरोपियन कंपनीज, यूरोप से जो लोग आए थे इंडिया में, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, तो उन्हें लगा कि इंडिया जब गोल्डन स्पैरो है, सोने की चिड़िया है, तो क्यों नहीं यहाँ से रिसोर्सेज हम लेके जाएं और अपने कंट्री को फ्लरिश करें। ओके, सो ये जो यूरोपियन कंट्री वो थी डच, देन पोर्टुगीज, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। ओके, ये चारों का आपस में स्ट्रगल चला गया। चारों जो थे उनका क्या एम था कि हम अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन तीनों हम कहते हैं कंट्रीज के लोगों को हराया और अपना ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश किया। ओके, then emergence of the new cities, then the evolution of a composite Indian culture. Indian culture यानी कि मुगल पीरियड के समय या till the Britishers, till the establishment of British Empire in India, उस समय हमारे कल्चर में जो चेंज आए हैं, हमारे आर्ट में, कल्चर में, ठीक है, रिचुअल्स में, वो सारे चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन ये जो हमने डिस्कस किए थे वो फीचर्स थे हमारे मिडाइवल हिस्ट्री के। ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, अब हमें इस मिडाइवल पीरियड का जो इंडियन हिस्ट्री है उसकी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जानकारी किन किन सोर्सेज से मिलती है। वंस अगेन कौन कौन सोर्सेज है, लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी का मतलब क्या होता है, रिटर्न बुक्स, आपको पता ही है, और आर्कोलॉजिकल का मतलब होता है आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स जो भी हमको मिलते हैं, जो चीज़ें हमें जो जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ठीक है, कॉइन्स, पॉटरी, ये सब जो ये हो जाएंगे आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, आर यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट इवेंट्स ऑफ द इंडियन मिडाइवल पीरियड। ओके, सो अब हम इन दोनों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज आपको पता ही चिल्ड्रन, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। लिटरेरी सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट ऑल अकाउंट्स विच वर रिटन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर स्टडी। ओके, सो आपको पता ही है सारे रिटर्न अकाउंट जो इस पीरियड में लिखे गए थे उनको हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज। सच एज, अब वो लिटरेरी जो आपके रिटर्न अकाउंट जो है वो किस किस फॉर्म में है, किस किस तरीके से है, सच एज क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होता है, एक ऐसी बुक या ऐसा हम कह सकते हैं आपका टेक्स्ट जिसमें बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल्स। ओके, ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज का मतलब क्या होता है, जो पर्सन अपने बारे में लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफीज। ओके, देन यू हैव बायोग्राफीज, यानी कि जब किसी पर्सन के बारे में कोई और पर्सन उसकी लाइफ पे जब उसके बारे में लिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। ऑटो मीन्स अपने बारे में लिखना, बायोग्राफी मीन्स जब हम किसी दूसरे पर्सन के बारे में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफीज। देन यू हैव अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी कि जो फॉरेन से जो ट्रैवलर्स आए थे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा इत्सिंग, आपने ह्वेनसांग का नाम सुना होगा। ठीक है, सो ये जो आपके चाइनीज़ ट्रैवलर या बाहर से जो ट्रैवलर आए थे उन्होंने जो इंडिया के बारे में जो बुक्स लिखी है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स। देन फरमान्स। फरमान्स क्या होते हैं, जो एक किंग जो अपने ऑर्डर देता है, कई बार हम मूवीज़ में देखते हैं कि फरमान आया है, एक लेटर, वो ऐसा रोलिंग जैसा आपका होता है, एक पेपर जिस पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं फरमान्स। ठीक है, ड्रामाज एंड द स्टोरीज। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है लिटरेरी सोर्सेज के कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, दीज सोर्सेज कैन बी ब्रॉडली
क्लासिफाइड इनटू इंडिजिनस एंड द फॉरेन सोर्सेज। ठीक है, सो लिटरेरी सोर्सेज में क्या है, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडिजिनस एंड फॉरेन सोर्सेज। अब इंडिजिनस सोर्सेज क्या होते हैं, द फॉर्मर। देखो चिल्ड्रन, फॉर्मर का मतलब क्या है, हम अभी इंडिजिनस के बारे में बात करें। द फॉर्मर वर रिटन बाय दोज हु लिव्ड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि वो राइटर्स जो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो बुक्स लिखी है उसको हम बोलेंगे इंडिजिनस सोर्सेज। ओके, और फॉरेन सोर्सेज यानी कि जो बाहर के लोग हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने इंडिया के बारे में जो इंफॉर्मेशन या बुक्स लिखी है उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन सोर्सेज। ओके, and the later means foreign sources, okay, and the later were composed by foreigners who traveled to India. Okay children, so I hope it is clear to you. Indigenous sources वो जो इंडियंस यहाँ के लोगों ने, इंडियन लोगों ने जो लिखे हैं, और फॉरेन सोर्सेज यानी कि जो बाहर के लोगों ने या फॉरेनर्स ने या ट्रैवलर्स ने लिखे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन सोर्सेज। ओके, दोनों ने ही इंडिया के बारे में क्या दी है, इंफॉर्मेशन दी है। नाउ दीज डिफरेंट राइटिंग्स गिव अस एन इंसाइट। इंसाइट मतलब एक झलक या एक ग्लिम्स हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं एक इंफॉर्मेशन, इंसाइट इनटू द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ द पीपल। तो उस समय सोसाइटी की क्या कंडीशन थी, सोशल कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स कैसा था, कल्चरल कंडीशन, आर्ट कल्चर में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, तो उसके बारे में ये सारे सोर्सेज जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, now archaeological sources, so we'll discuss about the archaeological sources. Archaeology can be defined as the study of past in light of the material remains left behind by our ancestor। यानी आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक स्टडी है आर्कियोलॉजी। ठीक है, सो वो क्या पढ़ते, आर्कियोलॉजी किस टाइप की स्टडी है, जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी रिमेन्स छोड़े हैं या जो भी मटेरियल्स जो बचे हैं, ठीक है, पुराने ओल्डन टाइम्स के, तो उसकी स्टडी करने वाले जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। और वो पर्सन जो इसकी स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, दीज सोर्सेज इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, दैट इज रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स। जैसे कि कोई पुराना, कई बार हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि यहाँ पर एक पुराना मंदिर मिला है, या फिर यहाँ पे एक भगवान की मूर्ति मिली है, तो ये सब क्या है, ये आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। ओके, पॉटरी, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शन आपको पता ही है, जो एनग्रेव जो थिंग्स होती है दीवारों पर या वॉल्स पे जो लिखी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस। पेंटिंग्स एंड कॉइन्स भी क्या है, आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं बुक्स, जो भी चीज़ रिटर्न फॉर्म में, उसके अलावा जो भी रिसोर्सेज जो बचते हैं सोर्सेज, वो सारे आ जाएंगे आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। ओके, नाउ मेजर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स रिलेटेड टू द मिडाइवल पीरियड आर डिस्क्राइब बिलो। अब हम जनरल हमने पढ़ा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या होते हैं, अब मिडाइवल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो जो हमें सोर्सेज मिले उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क, पैलेसेस एंड अदर सच स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिकली मॉन्यूमेंट्स हम कह सकते हैं, ये भी हमें मिडाइवल जो इस पीरियड में जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो भी हमें उस पीरियड की इंफॉर्मेशन देते हैं। कैसे, दे टेल्स अस व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू दे गिव। स्ट्रक्चर टेल अस अबाउट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। जैसे ताजमहल हम कहते हैं कि अरे शाहजहाँ ने कितना सुंदर ताजमहल बनाया, यानी कि इससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा प्रॉस्परस था, या उसके पास कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं उस समय जो आर्टिसंस थे, जिन लेबर ने बनाया, तो यानी कि क्या उनमें जो आर्ट थी या क्या उनके पास आर्टिस्टिक स्किल्स थी, उसके बारे में हमें पता चलता है। ओके, आर्टिस्टिक स्किल्स यानी कि एक कंस्ट्रक्शन से पता चलता है ना कितना सुंदर बनाया है। ठीक है, आजकल के टाइम में अगर हम सोचें इतना ज़्यादा फाइन अगर हम मॉन्यूमेंट का, तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हम कहीं ना कहीं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया मिलता है कि वो जो किंग जिसने बनाया था कितना ज़्यादा वो प्रॉस्परस है, या उतनी कितनी सारी चीज़ों को उसने ध्यान रखा, उसको आर्ट का कितना नॉलेज है। ओके, स्किल्स एंड मटेरियल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इन दोज डेज। मटेरियल्स का पता चलता है कि इतने सुंदर मार्बल से बनाया है, तो यानी कि कहाँ से मटेरियल्स मंगवाया होगे, कितनी उस किंग को नॉलेज है मटेरियल की कि उसने इतना फाइन क्वालिटी ऑफ हम कह सकते हैं स्टोन या मार्बल का यूज़ किया। तो इससे उसकी जो स्किल है या जो एम्पायर का उसका हम कह सकते हैं उसकी जो प्रॉस्पेरिटी उसका भी इन चीज़ों से पता चलता है। ओके, सो फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क और पैलेसेस है, ये भी आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। ओके,
नाउ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन आपको पता ही चिल्ड्रन, जो एनग्रेव्ड इंफॉर्मेशन जो किसी वॉल पे या किसी पिलर पे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन. सो इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन सर्फेसिस, स्टोन पर हम कह सकते हैं, कॉपर प्लेट्स पर, ठीक है, एंड द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स. कई बार आपने मंदिरों पे भी देखा होगा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, या आप ताजमहल पे भी देखेंगे जो उसका फ्रंट जो गेट है वहाँ पर भी ऊपर हम कह सकते हैं उन्होंने अपनी लैंग्वेज में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो लिखी है. तो ये सारे जो होते हैं यानी कि इस तरीके से वो इंस्क्रिप्शन से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है. रिवील, अब ये जो इंस्क्रिप्शन वो किस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसी इंफॉर्मेशन देते हैं, रिवील द एक्सटेंट ऑफ द मिडाइवल किंगडम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द डिफरेंट रूलर्स, ठीक है. उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है कि भाई उन्होंने क्या क्या, कई बार जो किंग्स जो होते हैं अपने कंस्ट्रक्शन करवाते हैं मॉन्यूमेंट्स का, तो वहाँ पर वो अपने बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि इस विक्ट्री के ओकेजन पे मैंने ये वाला कंस्ट्रक्शन करवाया, या मैंने इसको हराया, या मैंने ये एम्पायर अपना इस्टेब्लिश किया, या इस सिटी को मैंने कॉन्कर किया. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो वो अपने मॉन्यूमेंट्स पे लिखते हैं, ठीक है. सो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज एपिग्राफी. ओके, सो इंस्क्रिप्शन को जो स्टडी करने वाली जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी. ओके, नाउ कॉइन्स भी आपको पता ही, हमने डिस्कस किया था, ये हम क्लास 6 से डिस्कस करते आ रहे हैं चिल्ड्रन कि लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं. सो आई होप अभी आपको आइडिया हो गया होगा. ओके, नाउ कॉइन्स इन्फॉर्म अस अबाउट द नेम्स ऑफ द रूलर्स. ओके, सो हमें कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल कोई हमें सिक्का मिला है जिसपे सपोज समुद्रगुप्त का नाम लिखा है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि यानी कि ये समुद्रगुप्त के टाइम का जो है वो सिक्का है. अगर वो सिल्वर कॉइन में तो हमको पता चलता है कि यानी कि समुद्रगुप्त ने सिल्वर कॉइन्स फॉर एग्जाम्पल निकाला, तो यानी कि वो प्रॉस्परस था. या कोई गोल्डन कॉइन्स है तो हमको लगता है यानी कि ये जो गोल्डन कॉइन्स मिले यानी कि वो जो किंग था काफ़ी ज़्यादा वेल्दी था या प्रॉस्परस उसका एम्पायर था. दैट इज़ वाई उसने सोने के सिक्के निकाले. ओके, सो देयर रेंज, उनका टाइम पीरियड क्या है, कई बार वो ईयर्स भी लिखते हैं अपने के इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक रूल किया था, ठीक है. एंड ऑल्सो गिव अस सम आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है. इकोनॉमी, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलता है कि कोई किंग अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड कॉइन सर्कुलेट कर रहा है यानी कि वो किंग क्या है, वो रिच है बहुत ज़्यादा, उसका एम्पायर जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज एम्पायर, दैट इज़ वाई उसने सोने के सिक्के यूज़ किए थे, ठीक है. सो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मैटिक्स. ओके, नाउ मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी कि जो पेंटिंग्स कई बार में देखी है, ठीक है, तो उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती. What is that? Miniature paintings tells us about the customs. कस्टम कैसा है, पेंटिंग का तरीका क्या है, पेंटिंग में क्या रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है उसके बारे में पता चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप जहांगीर ने पेंटिंग जो सपोज बनवाई थी तो उसमें उन्होंने फूल पत्तियाँ, नेचर लवर थे तो उन्होंने नेचर के अकॉर्डिंग पेंटिंग्स बनाए थे. तो उससे किंग का जो टेस्ट होता है या उसका जो किसी चीज़ के टूवर्ड्स इंक्लाइनेशन है उसके बारे में हमें पता चलता है. ओके, अबाउट द कस्टम्स, क्लोथ्स, फूड एंड अदर कल्चरल हैबिट्स ऑफ द पीपल, ठीक है. कुछ पेंटिंग्स मुगल्स के ऐसी मिले जहाँ पर वो टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, या फिर हमें मुगल के जो मुगल कोर्ट की भी कुछ पेंटिंग्स मिलती है तो उससे पता चलता है अच्छा कोर्ट ऐसा हुआ करता था, इस तरीके से मंत्री बैठते थे, बिल्कुल मिडल में किंग बैठता था. तो ओके, सो इस तरीके से पेंटिंग से भी हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज़ ऑल फॉर योर चैप्टर. दिस चैप्टर इज़ वेरी सिंपल बट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. So I will meet you in the next interesting video. Thank you so much for watching. I hope this video was interesting and I hope you got something from this video. So please like, share and subscribe to my channel. I will meet you in the next interesting video. Till then, bye. Take care.